नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 18 किस्तें सुन चुके हैं। अब 19वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। उसने सुदर्शना के बरक्स तर्ज अमल का मुजाहरा किया था और कर्नल से ज्यादा जोशो खरोश का मुजाहरा करते हुए उससे लिपट गई थी। वेल डन, वेल डन। शराब के नशे में धूत मेहमानों ने तालियां बजाईं। शायद कर्नल जोशी यहाँ आने वाली हर खूबसूरत लड़की से यही सलूक कर रहा था और सिवाय सुदर्शना के और किसी ने इस पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। एक बड़ा सा केक हाल कमरे की मेज पर सजाया गया था, जिसे शराब के नशे में धुत कर्नल ने एक छुरी से काटा और बाकी शराबी उस पर जानवरों की तरह पल पड़े। कर्नल जोशी मुकम्मल दरिंदा दिखाई दे रहा था। सलीम को हैरत इस बात पर हो रही थी कि सुदर्शना की साथी लड़कियां एक दूसरे से बढ़ चढ़कर उसकी दरिंदगी का शिकार हो रही थीं और कर्नल का भरपूर साथ दे रही थीं। अब इस महफिल ने एक और रंग बदला जब किसी ने डेक पर डिस्को रिकॉर्डिंग चला दी और यहाँ मौजूद शुराफा ने नाचना शुरू कर दिया। अचानक ही कर्नल की दो शागिर्दों के दरमियान नाचने का मुकाबला शुरू हो गया। शायद इन्होंने नई नई शराब नोशी शुरू की थी, क्योंकि शराब इन्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी और वो मुहावरतन ही नहीं हकीकतन कपड़ों से बाहर होने लगी थी। जूं जूं इनके कपड़े एक एक करके उतर रहे थे, दरिंदों की इस महफिल का जोशो खरोश बढ़ता चला जा रहा था। सुदर्शना उसका हाथ पकड़ती कोनों में सिमट आई थी। कुछ ढलती उम्र के अफसरान अपनी बेटियों और बीवियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे थे। शायद सुदर्शना ने भी यहाँ से हट जाने का इरादा कर लिया था। दोनों दरवाजे के नजदीक पहुंच चुके थे। शायद मेजर शर्मा ने बज़ाहिर शरारत की आड़ में कोई घटिया हरकत करने की ठान ली थी। वो हाथ में बैग पकड़े आहिस्ता आहिस्ता सुदर्शना की तरफ आ रहा था। शायद उसके साथ मिलकर डांस करना चाहता था। अचानक ही लाइट ऑफ हो गई। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था या किसी प्लानिंग का हिस्सा था, बात कुछ भी रही हो, लेकिन ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा सलीम ने इससे पहले नहीं देखा था। अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ मौजूद वहशियों ने अपनी शराफत के नकाब भी उतार दिए थे और वो महफिल में मौजूद लड़कियों पर पल पड़े थे। चीखो पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सुदर्शना ने लाइट ऑफ होते ही सलीम का हाथ थामा और तेजी से कमरे से बाहर आ गई। सलीम इसके साथ खिंचा चला रहा था। बाहर बरामदे में इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, लेकिन वो किसी की परवाह किए बगैर करीबन भागती हुई सलीम के साथ पार्किंग तक आ गई थी। उन लोगों के मेन गेट पर पहुंचने तक लाइट आ चुकी थी, जिससे सलीम ने अंदाजा लगा लिया था कि चंद मिनट के लिए शरारतन बिजली का मेन स्विच ऑफ किया गया था। बाद में इसके इल्म में यह बात भी आ गई कि यहाँ आर्मी के अफसरों की सालगिरह पर ऐसे मजाक मामूल की बात समझी जाती है। तुम ड्राइव करो, मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी, उसने पहली मर्तबा सलीम से कहा, जिसने दूसरे हिले में ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वो गाड़ी इत्मीनान से चलाता हुआ जैली सड़क में से रोड तक आ गया था, जब अचानक ही सुदर्शना उसके कंधे से लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। सलीम को समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे दिलासा दे। उसने गाड़ी एक घने दरख्त के नीचे रोकी और उसकी लाइट्स ऑफ करके सुदर्शना का सर होले से अपने कंधे से लगा लिया। बुज़दिल कहीं की, बड़ी बहादुर बनती थी। जब तुम्हें इल्म था कि यहाँ ये सब कुछ होता है तो आई ही क्यों थी? सलीम ने उसके गालों पर बहते आंसू साफ करते हुए कहा, राज, मैं नहीं जानती थी कि ये शख्स इतना घटिया निकलेगा। भगवान का शुक्र है कि तुम मेरे साथ थे, वरना इस पागलपन में वो शर्मा हराम खोर न जाने मेरे साथ क्या करता। रात जब लाइट गई तो वो तेजी से मेरी तरफ लपका था। अगर मैं अचानक बाहर न आ जाती तो, ये कहकर उसने फिर रोना शुरू कर दिया। अच्छा, भगवान के लिए अब चुप हो जाओ, रोना तो मुझे चाहिए और तुमने रोना शुरू कर दिया। सलीम ने यह बात इस अंदाज से कही थी कि बेसाख्ता वो रोते रोते हंसती थी। थोड़ी देर बाद सुदर्शना को उसने नॉर्मल कर लिया और अब वो इससे शहर के सबसे बड़े होटल अशोका की तरफ ले जा रहा था, जहां कभी सुदर्शना उसे लेकर गई थी। ये ट्रीट मेरी तरफ से है, तुम्हारे नए ट्रेनिंग कोर्स की खुशी में, उसने डाइनिंग हॉल में उसके सामने कुर्सी बिछाते हुए कहा। सलीम ने महसूस किया था कि जब से सुदर्शना कर्नल की महफिल से आई है, बहुत बुझी बुझी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर उलझन के आसार बड़े वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। क्या बात है सुदर्शना, तुम तो वाकई सीरियस हो रही हो? सलीम ने बिलाखिर पूछ ही लिया। उसने बूफे की बजाय मेज पर ही आर्डर दिया था ताकि सुदर्शना खुद नॉर्मल कर सके। कुछ नहीं, चलो खाना शुरू करो, तुम्हें भी ख्वाब परेशान कर दिया, सुदर्शना ने ठंडी सांस लेकर कहा। देखो सुदर्शना, मैं जानता हूँ तुम्हारे बिजनेस का पहला असूल मुनाफकत है। मैंने लंदन में 3 माह एक डिटेक्टिव कोर्स किया था। मुझे अंदाजा है कि इस खेल की बुनियाद झूठ पर मबनी होती है। अपने मुखातिब से अपना आप और खुसूसन अपने जज्बात छुपाना इसका बेहतरीन हसूल है। लेकिन मेरी दरख्वास्त हो कि मुझे कभी इस खेल का हिस्सा ना बनाना, मुझसे झूठ ना बोलना, सच से बताओ क्या बात है। सलीम ने यह सवाल इतनी हमदर्दी से किया कि सुदर्शना की आंखों में आंसू आ गए। राज, मुझे आज जिंदगी में पहली मर्तबा अपने किसी फैसले पर पछतावे का एहसास हो रहा है। मैंने गलत एजेंसी ज्वाइन कर ली है, उसने भराई हुई आवाज में कहा। अरे वाह, इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर गलत एजेंसी ज्वाइन कर ली है तो इसे छोड़ दो,
तुम जैसी ज़हीन और खूबसूरत लड़की के लिए नौकरियों की कोई कमी तो नहीं है। राज ने उसे तसल्ली देना चाहिए। नहीं राज, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। उसने बेबसी का इजहार भी दबे दबे अल्फाज में किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या पहेलियां बजवाने लगी हो? सलीम ने उसे कुरेदने के अंदाज में पूछा। राज, ये दलदल है, दलदल। इसमें जितना गहरा उतरोगे वापसी के इम्कानात उतने कम हो जाते हैं, और हमें तो कर्नल जोशी और मेजर शर्मा ने इसमें बहुत गहरा उतार दिया है। हमारे पास जिस तरह के सीक्रेट आ चुके हैं, इसके बाद से ये नौकरी मरने से पहले छोड़ना तो मुमकिन नहीं रहा। उसने संजीदगी से कहा। ओ माय गॉड, ये क्या गोरख धंधा है। अच्छा चलो छोड़ो, अब इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी, आराम से खाना खाओ। उसने सुदर्शना से हमदर्दी की और उसे इधर उधर की बातों में उलझाकर कदरे नॉर्मल कर दिया। थोड़ी देर बाद वो घर वापस जा रहे थे। सुदर्शना, मेरी दरख्वास्त है कि तुम घर में खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखना, और हाँ, एक बात मैं तुमसे जरूर कहूंगा। ये मेरी माँ ने कहा था, तुम जैसी लड़की के साथ ज्यादती करने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करता। आज जो हरकत कर्नल जोशी ने की है वो बहुत गिरी हुई और नीच हरकत थी। भगवान जाने मुझसे ये कैसे बर्दाश्त हो गया। शायद इसका कारण भी तुम हो, लेकिन वो कुदरत के अजाब से बच नहीं पाएगा। उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, देख लेना भगवान उसे माफ नहीं करेगा। उसने बड़े ज्ञानी की तरह सुदर्शना से ऐसे अंदाज में बात कही थी कि वो बेसाख्ता उसके भोलेपन पर हंस पड़ी। अच्छा पंडित जी महाराज, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आप भी अपना गुस्सा थूक दीजिए, उसने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हुए कहा। तीसरे दिन लाला जी और सलीम उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए, जहाँ से एक खसूसी परवाज के जरिए उन लोगों को जम्मू जाना था, और जम्मू के किसी सरहदी इलाके में उन्हें तरबियत मुकम्मल करनी थी। मुल्क के मुख्तलिफ सरहदी अजला में वो अक्सर बेशतर तरबियती कोर्सेज पर जाती रहती थी। ये मामूल की बात समझी जाती थी, लेकिन आज लाला द्वारकादास ने भी उसकी परेशानी को बतौर खास महसूस किया था। सलीम तो उसे 2 दिन से कुरेद रहा था कि वो परेशान क्यों है। बमुश्किल उसने एक ही जवाब दिया था कि मेजर शर्मा उनका ट्रेनिंग कमांडर है, जिससे किसी भी गलीज हरकत की तवक्का की जा सकती थी। सलीम ने अपनी दास में उसका हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन सुदर्शना बहरहाल एक औरत भी थी जिसमें अभी तक नुस्वानियत और मशरकियत के जरासीम बदरजा कुछ ज्यादा ही मौजूद थे। उन्होंने गो के मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट तक जाने और वापस आने का मरला तय किया था, लेकिन तीनों जानते थे कि वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं। गाड़ी उन्होंने घर पर ही पार्क कर दी थी। सलीम प्रेस आ गया था और लाला जी घर रह गए थे। सलीम ने अभी तक शमसी की सिर्फ एक झलक देखी थी। उसे इस बात का तो इल्म हो गया था कि शमसी का आना जाना राह के शिकारपुर वाले ट्रेनिंग कैंप पे रहता है, लेकिन राह ने उसके क़याम का बंदोबस्त कहाँ किया है, इस बात का उसे अभी तक पता लगाना था, जिसके बाद इस मौज़ी का गला दबोचना मुमकिन था। अब उसके नज़दीक कर्नल जोशी शमसी से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका था, क्योंकि वो पागल की बजाय इसकी माँ को मारने का कायल था। खसूसन सिंध के पुरअमन शहरों में कर्नल जोशी की वजह से दर्जनों बेगुनाह शहरियों की मौत और इमलाक की तबाही ऐसे नाकाबिल माफ़ी जुर्म थे जिनकी कम अज़ कम सज़ा मौत ही हो सकती थी। सलीम जानता था कि जब राह को एक ही भरपूर जवाब मिल गया तो काफ़ी अरसे तक वो लोग खामोश हो जाएंगे। उसे इस बात का इल्म था कि तकरीबकारी का सारा जाल कर्नल जोशी ने उसके मुल्क में बांधा है, और उसकी मौत से एक मरतबा तो जाल में फंसी मछलियां आज़ाद हो जाएंगी। नए सेटअप तक उसके मुल्क की एजेंसियों को भी अपने हिफाजती इकदाम मजबूत करने का मौका मिल जाता है, और कुछ अरसा की खामोशी से ही अवाम का मोराल बुलंद हो सकता है। और अब तो सूरत हाल ये थी कि गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल धमाकों की एक सीरीज जारी थी, और अभी तक वो लोग किसी अहम क्लू तक नहीं पहुंच सके थे। जो 2-4 एजेंट पकड़े गए थे वो सिवाय कर्नल जोशी या मेजर शर्मा के और किसी को नहीं जानते थे। उसने जानबूझकर इस मामले को इतने दिन लंबा किया था। इस तरह वो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा इतलात हासिल करना चाहता था, और दूसरी तरफ उसे इस शहर में सुदर्शना की गैर मौजूदगी का सुनहरी मौका भी मिल गया था। उसकी ख्वाहिश थी कि यह कार्रवाई सुदर्शना की गैर मौजूदगी ही में हो तो बेहतर है। लाला जी अपनी बेटी की तरफ से परेशान थे, गो कि उन्हें सुदर्शना या सलीम ने कोई बात नहीं बताई थी, लेकिन एक जवान बेटी का बाप होने के नाते, और बेटी भी ऐसी जो उनके लिए बेटे से बढ़कर थी, वो अंदाजा कर सकते थे कि जरूर दाल में कुछ काला है। उस रात उन्होंने सलीम से कुरेद कर बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने कमाल होशियारी से लाला द्वारकादास का ध्यान उस हादसे की तरफ आने ही नहीं दिया था। उसके बावजूद लाला जी ने रात खाने की मेज पर ऐलान कर दिया था कि वो कोशिश करेंगे कि सुदर्शना का तबादला राह से पुलिस डिपार्टमेंट में करवा लें। गो कि ये बज़ाहिर बहुत मुश्किल काम था, लेकिन लाला जी पर उम्मीद थी कि अपने दुरीना दोस्तों की मदद से वो ये मार्का सर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए बहरहाल सुदर्शना की मंजूरी दरकार थी। इस रात पहली मरतबा लाला जी ने सलीम से दरख्वास्त करने के लहजे में कहा था कि वो राहिल को किसी न किसी तरह अपने साथ काम पर लगाए रखे, क्योंकि इस घर में वो अगर किसी को खातिर में लाता था तो वो राज भैया थे। उसने लाला जी को मुतमईन करके सुला दिया था और खुद सैर करने के बहाने बाहर आ गया। अगले रोज उसने सबसे पहले सेठी को फोन किया था। सेठी साहब हैं? उसने दूसरी तरफ सिलसिला मिलने पर दरियाफ्त किया। थोड़ी देर बाद सेठी की आवाज सुनाई दी। वो खुद लाइन पर था। राज। सलीम ने फोन पर अपना तारुफ करवाया।
मैं समझ गया। हाँ क्या हुक्म है भाई, कैसे याद कर लिया? दूसरी तरफ बेतकल्फी से पूछा गया। मैं आज कालिया से मिलना चाहता हूँ। उसने अपना प्रोग्राम बताया। ठीक है, उसे पैगाम मिल जाएगा। और कुछ? दूसरी तरफ से कहा गया। आज कांशी राम की तरफ भी जाना है, गुड लक। उसने अपना प्रोग्राम बताया तो दूसरी तरफ से दुआ मौसूल हुई। कांशी राम उन्होंने कर्नल जोशी का कोड नेम रखा हुआ था। गुड बाय कहकर उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। राहुल और लाला जी को वहीं बिठाकर वो मोटरसाइकिल पर ही अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। वो कालिया के डेरे की तरफ जा रहा था। कालिया इन लोगों ने पटेल का कोड नेम रखा हुआ था। वहाँ किसी को उसके असली नाम से नहीं पुकारा जाता था। इस बिजनेस में हर मरले पर नया रूप इख्तियार करना पड़ता था, नई शनाख्त और नया नाम अपनाना पड़ता था। लेकिन एक कोड नेम ऐसा था जो मुस्तकिल रहता था, जिससे वो एक दूसरे को भी पहचान सकते थे। मोटरसाइकिल वो मामूल के मुताबिक चला रहा था, क्योंकि उसने दिल्ली का नक्शा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था और उसे इल्म था कि यहाँ से मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए उसे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। लाजपत नगर के रंग रोड पर मौजूद विक्रम होटल उसकी मंजिल थी और वो किसी से दरियाफ्त किए बगैर यहाँ तक आ गया था। होटल से कुछ फासले पर ही उसने एक मार्केट में मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी और पैदल उस तरफ चल दिया। विक्रम होटल के मेन हॉल में पहुंचकर उसने एक मेज संभाल ली और बैरे को चाय लाने का आर्डर दिया। बैरा थोड़ी देर बाद चाय ले आया। सेठी ने उसे मुलाकात का तरीका समझा दिया था, जिसके बगैर पटेल से मिलना मुमकिन नहीं था। मुझे पटेल बाबू से मिलना है। जैसे ही बैरा चाय रखने के लिए झुका, उसने बैरे के कान में सरगोशी की। बैरे ने चाय रखने के बाद एक नजर उसकी तरफ देखा, शायद उसके नकूश ज़ेन नशीन कर रहा था, और फिर मामूल के मुताबिक अपने काम में जुट गया। सलीम ने नजरें उस बैरे पर जमा रखी थी। बैरा मेन हाल से मुल्हिका एक कमरे में, जिसके बाहर मैनेजर की तख्ती लगी थी, दाखिल हो गया और थोड़ी देर बाद बाहर आ गया। उसके बाहर आने के मुश्किल 2-3 मिनट बाद ही उस कमरे से सलीम ने एक खूनख्वार किस्म के शख्स को बरामद होते देखा, जो कमरे से निकलकर सीधा सलीम की मेज पर पहुंचा और उसके सामने बैठ गया। किसने भेजा है? उसने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। सेठी साहब ने। सलीम ने इत्मीनान से जवाब दिया। खूनख्वार शक्ल वाले ने उसकी तरफ देखकर गुराट नुमा सांस लिया और कुछ कहे बगैर उठकर चल दिया। सलीम हैरान था कि किस मुसीबत में फंस गया, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचा 2 मिनट बाद उसने उस बैरे को अपनी तरफ आते देखा। साहब चाय पी ली हो तो मेरे साथ आइए, उसने मुअद्दब लहजे में कहा। चलो। सलीम उठकर खड़ा हो गया। बैरे के ताक़ुब में वो डाइनिंग हॉल से निकलकर एक बरामदे में आ गया, जहां एक लिफ्ट के जरिए वो लोग दूसरी मंजिल तक पहुंच गए। उस मंजिल के कोने में आमने सामने 4 कमरे बने हुए थे और सलीम ने अंदाजा लगा लिया था कि ये चारों कमरे पटेल के तसर्रुफ में रहते हैं। एक कमरे के सामने रुककर बैरे ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? अंदर से किसी खातून की आवाज़ सुनाई दी। सेठ साहब आए हैं, बैरे ने जवाब दिया और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सलीम को वहीं रुकने का इशारा करके फौरन उन्हीं कदमों पर दरवाजे की तरफ देखे बगैर वापस लौट गया। दरवाज़ा खुलने पर जो शक्ल उसे दिखाई दी, उसे देखकर सलीम का जी चाहा कि फौरन अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे यहाँ अपनी आंखें और दिमाग दोनों को खुला रखना था। पटेल डबल एजेंट था। वो एक ही वक्त में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलावा मुजरमों के साथ भी काम कर रहा था। खुदा जाने कब और किस तरह फिर जाए और अपना रुख बदल ले। वो दरमियानी उम्र की कोई औरत थी, बिल्कुल ऐसी औरतों की तरह जो फिल्मों में हीरोइन की बड़ी बहन या फिर वैम्प का किरदार अदा करती हैं। उसकी शक्ल पर एक नजर डालने से सलीम को यूं लगा जैसे कि उसने इस औरत को किसी भारतीय फिल्म में देखा है। अब उसे इस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा था। औरत ने अपने बदन के सिर्फ नाजुक आज़ाद ढांपने का तकल्लुफ भी बराए नाम किया था और मुस्कुराती हुई उसकी तरफ मुतवज्जा थी। पधारिए, उसने सलीम पर नजर डालकर कहा और एक तरफ हट गई। धन्यवाद, सलीम ने कहा और अंदर दाखिल हो गया। कमरा खाली था। फरमाइए क्या सेवा करें आपकी? उस फाशा ने दरवाज़ा दोबारा बंद करते हुए पूछा। मुझे पटेल बाबू से मिलना था, मुझे सेठी साहब ने भेजा है, उसने जवाब दिया। काम बताइए। काम? पटेल बाबू जरा मसरूफ है, उसने सलीम को हवसनाक नजरों से घूरते हुए कहा। मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊंगा, क्योंकि काम उन्हीं से है। सलीम ने दरवाजे की तरफ मुड़ना चाहा। 1 मिनट आप तो लौटने लगे, बैठिए मैं बुलाती हूँ। उसने सलीम को बाजू से पकड़कर एक सोफे पर बिठा दिया। जैसे ही सोफे पर बैठा, उस कमरे का बगली दरवाजा खुला और पटेल बाबू अंदर आ गया। उसके एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और मुंह में बड़ा सा पान, जिससे उसका सारा मुंह भरा हुआ था। कहिए, उसने मुश्किल एक लफ्ज सलीम की तरफ देख कर अदा किया। सलीम ने कुछ कहने से पहले उस फाशा की तरफ देखा, जो उसकी तरफ अभी तक ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी यार है। पटेल ने वहां रखे एक उगलदान में पान थूकते हुए कहा। मुझे फौरी तौर पर साइलेंसर लगा रिवाल्वर और कम से कम 30 गोलियां दरकार है। सलीम ने भी कटाक से कह दिया। ठीक है, कहाँ मांगता है? पटेल ने दोबारा जुगाली करते हुए कहा। यहाँ अभी, उसने पुरअतमाद लहजे में कहा। अपनी जिम्मेदारी होगी, यहाँ मामला ठीक नहीं चल रहा। पटेल ने मुख्तसर सी बात की, फिर उसने फोन पर कोई नंबर मिलाकर किसी से ऐसी जुबान में बात की जो सलीम की समझ में ना आ सकी। शायद वो गुजराती बोल रहा था।